प्यारे बच्चों, सब कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। चलो, हम पढ़ रहे थे तीसरा चैप्टर समानता, पॉलिटिकल साइंस 11वीं क्लास का। पिछले वीडियोस में हमने समानता के अर्थ, विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, समानता के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया और प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं की भी चर्चा की थी। आज हम अगला पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानताएं पाई जाती हैं उनमें से एक कुछ आंकड़ों की सहायता से यहाँ हम इसका अध्ययन करेंगे। ये जो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये विभिन्न समुदायों के बीच शैक्षिक स्थिति के अंतर है, शैक्षिक स्थिति में जो अंतर है। तो हम देखेंगे कि क्या ये महत्वपूर्ण है और क्या ये जो अंतर हमें दिखाई दे रहे हैं सिर्फ एक संयोग है या फिर जातिगत भेदभाव या अंतर की तरफ इशारा करते हैं। क्या ये अंतर जाति के आधार पे है या फिर दूसरा कोई इनका कारण हो सकता है। चलिए, प्रति 1000 लोगों में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट अनुसूचित जाति के सिर्फ 47 लोग 1000 में से, पर 1000 राइट में से सिर्फ 47 लोग, मुस्लिम सिर्फ 61, हिंदू जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें से 86, शेड्यूल्ड कास्टेज और ट्राइब्स 109, ईसाई 237, सिख 250, उच्च जातियों के हिंदू 253 और अन्य धार्मिक समुदाय 315 और पूरे भारत की औसत 1999-2000 के अनुसार 155, यानी कि ये औसत है। औसत से नीचे अगर हम देखें तो ये जो आंकड़ा है इससे ऊपर ये वाला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम और अदर बैकवर्ड क्लासेस इन हिंदूज, ये इनके अंदर जो स्नातक हैं वो पूरे भारत के औसत से कम है। ठीक है, तो क्या ये जाति के आधार पे अंतर आपको दिखाई दे रहा है? संयोग नहीं हो सकता है, शायद कहीं ना कहीं जातिगत असमानता का सामना जरूर होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे नस्लीय असमानता है, नस्ल के आधार पे काले गोरे में भेद है। ये वाइट अमेरिकन है, ये एफ्रो अमेरिकन है। एफ्रो अमेरिकन क्या होता है? एफ्रो अफ्रीकन, एफ्रो अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन कह सकते हैं, जिनकी माता पिता में से एक अफ्रीकन है एक अमेरिकन है, एफ्रो अमेरिकन। तो ये ब्लैक पीपल भी इनको बोला जाता है, नीग्रोज भी कहा जाता है। 1968 में न्यूनतम मजदूरी में वास्तविक रूप से 35% की कमी 2006 तक देखी जाती है। और दूसरे आंकड़े क्या बोल रहे हैं कि 40 साल से कम उम्र के 10 लाख अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि अफ्रीकी अमेरिकी लोग जो काले लोग हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं। और 13% ब्लैक पीपल अश्वेत पुरुषों को तो वयस्क मताधिकार ही नहीं है। वयस्क मताधिकार होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो 13% को तो वो भी नहीं है। और अगर हम संपत्ति की बात करें तो ऊपर के 20% लोगों के पास 83% संपत्ति है और सिर्फ नीचे वाले 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास तो बिल्कुल भी धन संपदा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए आगे चलते हैं। नारीवाद, नारीवाद क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में फेमिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनिज्म। ये एक ऐसी विचारधारा या ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जिसमें स्त्री और पुरुषों के बीच में सभी असमानताओं को अनावश्यक माना गया है और ये कहा गया है कि स्त्री और पुरुष में समानता होनी चाहिए। यानी कि नारीवाद वो राजनीतिक सिद्धांत है जो स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेता है। आपको बिल्कुल सिंपली समझना है कि भाई स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलता है? नारीवादी लोग बोलते हैं, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है। जो ऐसा सोचता है उसको हम नारीवादी कहते हैं, यानी कि फेमिनिस्ट। क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट। तो 2 वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता किसकी देन है? पितृसत्ता की देन है। पितृसत्तात्मक समाज, जिसको हम इंग्लिश में पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, यानी कि फैमिली का जो मुखिया होता है वो पुरुष होता है।
मेल, मेल मेंबर। ठीक है, तो ये पुरुष सत्तात्मक समाज होता है जिसको हम पितृ सत्तात्मक समाज बोलते हैं। इसी की वजह से स्त्री और पुरुषों में असमानता देखी जाती है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से देखी जाती है। लेकिन अगर हम सावधानी से सोचें तो जो असमानता है स्त्री और पुरुष में 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक जिसको हम सेक्स बोलते हैं, दूसरा जेंडर बोलते हैं। ठीक है, जो सेक्स होता है वो लिंग भेद होता है। कैसे होता है? नेचुरल होता है। ठीक है, नेचुरल बोलते हैं या फिर बायोलॉजिकल बोलते हैं, बायोलॉजिकल या जैविक बोल सकते हैं आप। तो एक जैविक विभेद हो गया, लिंग भेद, और एक होता है लैंगिकता यानी कि जेंडर। ये कैसा हो गया? ये हो गया सोशली यानी कि समाज जनित। समाज, ये समाज ने बनाया, लैंगिकता समाज ने बनाई। लिंग भेद जो है वो जैविक है, यानी कि महिला और पुरुष में जो शारीरिक आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं वो प्राकृतिक है, उसको हम लिंग भेद कहते हैं। लेकिन महिला ये काम करेगी, ये नहीं करेगी, पुरुष ये काम कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती। ये जो चीज़ें समाज ने दी है इसको हम समाज जनित कहते हैं। ये होता है लैंगिकता, जेंडर। समझ में आ रहा है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, महिला प्रेग्नेंट होती है, बच्चा पैदा होता है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये महिलाओं की जो है जैविक जो है विशेषता है। लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद महिला ही उसको पालेगी, उसका पालन पोषण करेगी, उसकी देखभाल करेगी बच्चे की। ये कैसा है? ये समाज जनित है। कैसा है? ये समाज जनित है। यानी कि बायोलॉजी में या जैविक विज्ञान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि महिला बच्चा पैदा करेगी और उसके बाद में उसका पालन पोषण भी करेगी। ये तो लिखा है कि महिला जो है वो गर्भ धारण करती है और बच्चा पैदा होता है, लेकिन पैदा होने के बाद वो बच्चे का पालन पोषण करेगी, ये कहीं भी लिखा नहीं है। इसलिए किसने बनाया? ये समाज ने बनाया। तो ये समाज जनित हो गया लैंगिकता यानी कि जेंडर, लैंगिक भेद। और लिंग भेद जो होता है, लिंग विभेद जो होता है वो होता है प्राकृतिक। तो नारीवादी ये कहते हैं कि ये जो असमानताएं हैं जो समाज ने दी हैं इनको ख़त्म करना चाहिए और पुरुष और स्त्री दोनों बराबर हैं, समान रूप से उनके पास अधिकार होने चाहिए। जो काम स्त्री कर सकती है पुरुष भी कर सकता है, पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं। समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद देखिए, जैसे नाम में ही हमें पता लग रहा है समाजवाद लिखा हुआ है, समाज। डेफिनेटली इस विचारधारा में समाज का महत्व होगा। चलो डिस्कस करते हैं। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? समाज का। तो समाजवाद का जो मुख्य जो सरोकार है वो है असमानताओं को कम से कम करना। कौन सी असमानता? संसाधनों के बंटवारे की असमानता। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे संसाधन हैं, किसी के व्यक्ति के पास बिल्कुल कम संसाधन है, किसी व्यक्ति के पास तो संसाधन ही नहीं है। इस प्रकार से ये देखो अमीर और गरीब के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है समाजवादी ये कहते हैं कि ये डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से समाजवाद में क्या आता है? समाजवाद का मुख्य जो मतलब है वो ये है कि संसाधनों के जो बंटवारा है, संसाधनों के बंटवारे में लोगों के बीच में जो अंतर है वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि एक के पास बहुत सारे संसाधन है, एक के पास बिल्कुल कम संसाधन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत में अगर हम बात करें तो राम मनोहर लोहिया का नाम सबसे पहले आता है जब हम समाजवाद का जिक्र करते हैं। राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की थी और ये भी कहा था कि इन 5 तरह की असमानताओं के खिलाफ हमें 5 क्रांतियां करनी पड़ेंगी। और 2 क्रांतियां उन्होंने और जोड़ दी जिसका जिक्र हम अभी करेंगे। पहले हम बात करते हैं 5 असमानताएं राम मनोहर लोहिया के अनुसार कौन सी थी। देखिए आप इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है कि राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद की व्याख्या करो, क्या कौन सी 5 असमानताएं उन्होंने बताई। तो ये पूरा अगर आप बताएंगे राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, इस पर एक अगर क्वेश्चन आता है तो आप राम मनोहर लोहिया के अनुसार जो 5 असमानताएं हैं उनके बारे में बताएंगे,
फिर उनको दूर करने के लिए कौन सी क्रांतियां चलाने की आवश्यकता है वो बताएंगे। देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा स्त्री पुरुष के बीच में असमानता है, स्त्री और पुरुष के बीच में जैसे समाज में है, चमड़े के रंग के आधार पे, काला गोरा, जातिगत, ये ऊंची जाति का नीची जाति का। इसी प्रकार से औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन क्या होता है, जैसे ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाया और उसका शोषण किया। और उसके बाद आर्थिक असमानता, सबसे बड़ी जो असमानता है वो आर्थिक असमानता है। लोहिया के समय भी समाजवादियों के बीच आमतौर पर यह तर्क था कि असमानता के एकमात्र रूप वर्गीय असमानता, यानी कि वर्ग, कोई भी असमानता है वर्ग के आधार पर होती है, जिसके खिलाफ संघर्ष जो है वो जरूरी है, अपरिहार्य है। तो दूसरी असमानताएं जो है वो छोटी हैं अगर हम आर्थिक असमानता को खत्म कर दें, यानी कि किसके पास बहुत ज़्यादा धन है, किसी के पास बहुत कम है, अगर इस चीज़ को हम खत्म कर दें या बहुत कम कर दें तो बाकी असमानताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि अगर किसी काले व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है तो गोरे व्यक्ति उसकी सम्मान करेंगे, गोरे व्यक्ति उसका सम्मान करेंगे। इसी प्रकार से जातिगत असमानता देखो, अगर किसी छोटी जाति का कोई अगर समझा जाता है, समाज के अनुसार होता नहीं है लेकिन अगर समझा जाता है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो ऊंची जाति जो अपने आप को समझेंगे वो भी उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहते हैं कि अगर आपने आर्थिक असमानता को खत्म कर दिया तो बाकी असमानताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और इसको खत्म करने के लिए उन्होंने कहा 5 क्रांतियां करनी पड़ेंगी। एकांगी क्रांति की बात नहीं करते हैं, 5 अलग अलग संघर्ष करने पड़ेंगे, 5 क्रांतियां। और 2 और क्रांतियों को शामिल उन्होंने किया, व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ होगा, नागरिक स्वतंत्रता के लिए, और दूसरा अहिंसा के लिए, सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। ये 2 क्रांतियां भी आप याद रखेंगे। ये 7 क्रांतियां होंगी जिनको हम सप्त क्रांतियां कहते हैं, जो लोहिया का समाजवाद का आदर्श था। उन्होंने कहा समाजवाद का निर्माण इन 7 क्रांतियों के बाद होगा। समझ में आ गया? तो ये था राम मनोहर लोहिया जी का समाजवाद। आज हमने समाजवाद और नारीवाद को डिस्कस किया। मार्क्सवाद का हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में 2 वर्ग हैं, एक पूंजीपति, एक मजदूर, एक अमीर और एक गरीब। दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है जिसको हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि एक क्रांति आएगी, सर्वहारा वर्ग की क्रांति, जिसमें जो पूंजीपति हैं उनके सभी संसाधनों पर मजदूरों का आधिपत्य हो जाएगा। राज्य विहीन समाज की वो परिकल्पना करते हैं। तो इस तरह से मार्क्सवाद पूरी तरह से समाजवाद के आदर्श रूप पर टिका हुआ है। ठीक है, इसका हम जिक्र जो है वो आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे और मार्क्सवाद के जो है बारे में अलग से वीडियो भी हम बनाकर उस पर डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आप इसको रिवाइज करें, बुक से अच्छे से पढ़ें, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से समानता को बचाया जा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।